हेलो एवरीवन। बीपीएससी 10 तारीख को एईडीओ का एग्जाम लेने जा रही है। इसके अलावा आने वाले समय में बिहार दरोगा का भी एग्जाम है और बीपीएससी का भी 72वीं बीपीएससी का भी एग्जाम होगा। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी काफी अधिक होती है। और गत वर्षों में यह देखा गया है कि इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से अच्छे खासे संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना बहुत अधिक जरूरी है। तो आइए आज हम लोग एमसीक्यू के तहत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करें। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहा। फंडामेंटल इकोनॉमी से ये क्वेश्चन है, जैसे कि अर्थव्यवस्था का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। आज क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रबोधन युग में, एनलाइटमेंट जो युग था, उसमें अर्थशास्त्र एक नए विषय के रूप में आया और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। लेकिन उन्होंने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, लेकिन मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहा, सोशल साइंस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मार्शल हो जाएगा, मार्शल, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत। ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व की अवधारणा होती है। मतलब जो कैपिटल, आप जानते हैं कि 3 तरह का इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। एक को हम लोग कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, दूसरे को सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। जो कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम होता है वहाँ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, उत्पादन पर मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति का होता है ना, किसी इंडिविजुअल का होता है। तो यह जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है ना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये बिल्कुल सही है, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया में। सी है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को टारगेट इकोनॉमी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसे हम टारगेट इकोनॉमी भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहां कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर मिलेंगे, वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में केवल पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र मिलते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों मिलते हैं। तो ये ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पूछ रहा कौन गलत है, तो यही गलत है, डी ऑप्शन, है ना। तीसरा है जंगल और खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से आते हैं, किस सेक्टर से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं किसी भी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहां से हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है ना, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशरी है ना, फॉरेस्ट है, माइंस है, ये सब जहां से हमको रॉ मटेरियल्स मिलेगा उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जहां उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होता है वहां हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, है ना। जैसे जितने भी इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। और सेवा क्षेत्र को टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। तो जहां बात है जंगल और खनन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर, प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर है। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इकोनॉमी के जो तीनों सेक्टर हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए है आर्थिक विकास का संख्यात्मक मान नहीं निकाला जा सकता। मतलब
इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अभिव्यक्ति हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, है ना। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक गुणात्मक अवधारणा है ना। जीवन स्तर में सुधार, ये चीज को देखा जाता है कि लाइफ स्टाइल कितना डेवलप है, ठीक है। ये एक गुणात्मक अवधारणा है, इसकी संख्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल सही है भाई। आर्थिक समृद्धि जीडीपी ग्रोथ रेट को कहते हैं, बिल्कुल। जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। सी है आर्थिक समृद्धि का संख्यात्मक मान नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है ना। हम लोग कहते हैं कि 9%, 10% इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। जो जीडीपी ग्रोथ है वही इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए पूछ रहा है कौन गलत है, तो ये सही हो जाएगा। और डी है आर्थिक विकास किसी देश के जीवन स्तर की ओर संकेत करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो गलत इसमें सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन है। ए एडम स्मिथ, बी आर.सी. दत्ता, सी महबूब उल हक, डी रमेश चंद्रा। इसका आंसर महबूब उल हक होगा। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक विंग है यूएनडीपी, उसके साथ जुड़े हुए थे। और 1991 में इनके साथ दो सहयोगी और थे जिनका नाम था सिंगर हेंस, जो इंग्लैंड के थे, और अमर्त्य सेन, जो भारत के थे। बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, इनके असिस्टेंट थे। और इन लोगों ने एक कंसेप्ट दिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, है ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। एसडीआई से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है। तो अभी जो 2022-23 का जो रिपोर्ट आया है उसमें भारत का स्थान 130वां है, 130वां। पहले स्थान पे नॉर्वे, वो मेंटेन किए हुए है नॉर्वे, है ना। 130वां स्थान है भारत का। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 7वां प्रश्न है भारतीय के राष्ट्रीय आय का सूचक है। भारत के राष्ट्रीय आय का सूचक है, ए ऑप्शन है जीडीपी, बी है एनडीपी, सी है जीएनपी और डी है एनएनपी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब भी राष्ट्रीय आय की बात होगी तो एनएनपी को ही हम भारत का राष्ट्रीय आय कहते हैं। एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। कभी भी जीडीपी आप लोग नहीं मारेंगे, नॉर्मली यहाँ कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इसलिए चारों टर्म को समझना जरूरी है ना। जीडीपी किसको कहेंगे, तो किसी एक वर्ष में, जो एक वर्ष होता है किसी देश के अंदर, जितना भी करेंसी है, जितना भी गुड्स है और जितना भी सर्विसेज है, उन तीनों के योग को, है ना, तीनों के योग को हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। क्लियर है। जब इससे डिप्रिसिएशन को हटाएंगे, मूल्य ह्रास को हटाएंगे, तो हमारे पास आएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब जीडीपी में विदेश से प्राप्त आय को जोड़ते हैं तो वो कहलाता है जीएनपी। और जीएनपी में से जब हम डिप्रिसिएशन को हटाते हैं, मूल्य ह्रास को, तो वो कहलाता है एनएनपी। तो एनएनपी को ही भारत का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वाणिज्य विभाग, सेबी। तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उच्च ब्याज दर पर उपलब्ध मुद्रा को क्या कहते हैं। ऐसा मुद्रा जो हाई इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसके लिए एक टर्म आया है डियर मनी। डियर मनी, इसको क्या कहते हैं, डियर मनी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। जब किसी देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा के समक्ष अपना मूल्य खो रही हो तो उस मुद्रा को क्या कहेंगे। आप लोग न्यूज़पेपर में अक्सर देखते होंगे कि आज 80 रुपये में $1 है, तो कल 82 रुपया हो जा रहा है, फिर 83 रुपया हो जा रहा है। इसका मतलब है कि रुपया डॉलर के सापेक्ष
अपना मूल्य खो रही है, तो रुपया हीटेड करेंसी कहलाएगा, है ना। तो यहाँ जो टर्म यूज होगा दैट इज हीटेड करेंसी, हीटेड हीटेड करेंसी, है ना। ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में सुस्ती, स्लैकनेस की चरम स्थिति को क्या कहते हैं? सुस्ती जो होता है ना, किसी इकोनॉमिक सिस्टम का कई स्टेजेस होता है, जिसमें सुस्ती है, मंदी है, रिसेशन है ना, ये सब स्टेजेस हैं। ठीक है। जो सुस्ती का चरम स्थिति होता है, जहां से और सुस्ती आने पर क्या होगा कि जो लेबर है उसकी छटनी शुरू हो जाती है। वो जो पॉइंट होता है ना, जैसे कि अगर हम ग्राफ में दिखाएं कि अगर मान लीजिए कि सुस्ती आ रही है, कोई इकोनॉमिक ये ग्रोथ को बता रहा है, और ये सुस्ती को बता रहा है कि ये स्लैकनेस है, ये स्लैकनेस हो गया, सुस्ती हो गया, या स्लो डाउन कहते हैं इसको, है ना। एक ऐसा पॉइंट जहां से ये नीचे जाएगा, मतलब मंदी का समय आएगा, ये मंदी को डिनोट करता है। ये जो पॉइंट है ना, ये रिसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिसेशन, है ना। तो यहां आंसर हो जाएगा डी, रिसेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसको, जो पहला स्टेट है भारत का जो कार्बन मुक्त स्टेट के रूप में इसकी घोषणा हुई है। यहाँ हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? है ना। प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? ये गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं था ये, क्योंकि अब इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। लेकिन जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं वो योजना आयोग के द्वारा ही बनाई गई है ना। तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए है औद्योगिक विकास, बी है कृषि विकास, सी है गरीबी उन्मूलन, डी आत्मनिर्भरता। क्योंकि इस समय में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था, उस समय हम लोग खाद्यान्न के मामले पर बहुत डिपेंडेंट थे, मतलब दूसरे पर निर्भर थे हम लोग। तो कृषि विकास पर यहाँ फोकस किया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर फोकस किया गया, है ना। तो यहाँ हो जाएगा कृषि का विकास। किस पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया? है ना। तो महालनोबिस मॉडल को द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, महालनोबिस मॉडल ही इसको कहा जाता है। तो हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, और जैसे योजना अवकाश का काल कौन सा है ना, प्लान हॉलीडे जिसको कहते हैं, तो ये सब अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि गाडगिल जो फॉर्मूला है का संबंध किससे है? पहला है, ए ऑप्शन है केंद्रीय बजट, ये नहीं है। बी है राज्य योजना सहायता, बिल्कुल यही हो जाएगा। सी है विदेशी सहायता, डी सार्वजनिक क्षेत्र। तो ये राज्य योजना सहायता से ये बिलोंग करता था, गाडगिल फॉर्मूला। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग, मैंने कहा अब योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, और नीति आयोग का जो गठन है वो 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन किया गया। मुद्रास्फीति से आशय क्या है? इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हैं? इन्फ्लेशन क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पर, ये आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। अभी सारे लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गया है। इन्फ्लेशन का सीधा अर्थ होता है महंगाई बढ़ना, और महंगाई बढ़ने का अर्थ होता है कि करेंसी का वैल्यू कम होना। अगर करेंसी का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब महंगाई बढ़ रहा है। अगर ये पेन हम आज 10 रुपये में खरीद रहे हैं और कल इसका मूल्य हो जाता है 15 रुपया, इसका मतलब है रुपये का वैल्यू घट रहा है, रुपये का कीमत घट रहा है। तो रुपये का कीमत घटना या महंगाई बढ़ने को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ देखिए मुद्रास्फीति का आशय क्या है?
मुद्रा आपूर्ति में कमी, सामान्य मूल्य स्तर में सतत वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका सही होगा, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं या इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। तो मुद्रास्फीति एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मुद्रास्फीति पर आप लोग मेहनत करें, उससे संबंधित प्रश्न को देखें, ये बहुत जरूरी है ना। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति नापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? ये थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पाद, ये सब सूचकांक है, इंडेक्स है। थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीडीपी डिफ्लेटर। तो यहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होगा वो राइट आंसर होगा, है ना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर ही हम लोग खुदरा मुद्रास्फीति का आकलन करते हैं, है ना। 20 मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना। इसको कहेंगे इन्फ्लेशन कई तरह से बढ़ता है, जैसे लागत मूल्य में जब वृद्धि हो जाती है ना। किसी चीज का लागत मूल्य पहले 5 रुपया था, अब 6 रुपया हो जाएगा, तो उसका निश्चित रूप से मार्केट प्राइस बढ़ेगा, है ना। लेकिन यहां पूछ रहा है मांग प्रेरित, तो डिमांड जब बढ़ जाता है, आपूर्ति कम हो और डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से उसका दाम बढ़ जाएगा। मान लीजिए मार्केट में प्याज बहुत कम आया, आपूर्ति कम हुआ और डिमांड उसका बढ़ गया है ना, तो क्या होगा, मांग के कारण उसका दाम बढ़ाएगा। क्लियर है? किसी खास कारण से भी मांग बढ़ता है ना। जैसे अगर आप दिया खरीदने जाते हैं आम दिन में, तो दिए का मूल्य कम होगा, लेकिन दिवाली के समय अगर जाएंगे तो दिए का मूल्य बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय मांग बढ़ जाता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, उत्पादन लागत में वृद्धि ये नहीं होगा, करों में वृद्धि नहीं होगा, कुल मांग का कुल आपूर्ति से अधिक होना, दिस इज राइट ऑप्शन। क्लियर है ना। मांग प्रेरित, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसी को कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम का, है ना। ये सरकारी बैंक भी है, हमारे सरकार का परामर्शदाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारे देश में आरबीआई करती है ना। नोट छापने का काम आरबीआई करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम आरबीआई करती है। क्लियर है? तो रेगुलेटरी अथॉरिटी भी पूरे बैंकिंग सिस्टम का। तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था ये जानिए, 1934 में। हंटर यंग कमीशन का आयोग था, जिसका नाम था हंटर यंग कमीशन की सिफारिश पर ही, मैं लिख देता हूं, हंटर यंग आयोग। पूरे विश्व में ये डिमांड था कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। इसी तर्ज पर भारत में भी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और आजादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 22वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का प्रमुख कार्य नहीं है? तो नोट निर्गमन तो है, सरकार का बैंकर आरबीआई को कहते हैं। विदेशी व्यापार से आरबीआई को नहीं है उतना मतलब, उस पर नियंत्रण आरबीआई नहीं करता, क्लियर आंसर। अब बैंकों का नियमन तो करता ही है, तो आरबीआई का काम विदेशी व्यापार का नियंत्रण, ये बिल्कुल गलत है, तो यही इसका आंसर होगा। तो आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का काम, ये सब कुछ आप लोगों को आते रहना चाहिए भाई, है ना। ये जरूरी है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को जानना जरूरी है। यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने भारत में पहला बैंक खोला था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, उसके बाद वो जब विफल हो गया तो 3 बैंक खोला था, 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। और यही तीनों बैंक मिलके आगे चल के मिला, है ना, जो बाद में स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और देन 1955 में वही बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। तो ये बैंकिंग सेक्टर से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। यही पूछ सकता है कि पहला ऐसा बैंक जो भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया और भारतीय के द्वारा ही संचालित किया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक, हरकिशन लाल गौवा इसके संस्थापक थे, है ना। सीमित अवधारणा पर आधारित पहला बैंक कौन था?
है ना, तो अवध कमर्शियल बैंक। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली, है ना। CRR, SLR क्या होता है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तब आप जो RBI का मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी समझ जाएंगे। CRR क्या है कि जितना भी कमर्शियल बैंक है ना, वो अपने कुल जमा का 1% जो है वो RBI के पास रखती है जमा, है ना, उसको CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और कुछ परसेंटेज अपने पास रखती है जिसको SLR कहते हैं, है ना। बैंक रेट क्या है, जिस रेट पर RBI जो है वो लोन देती है बैंक रेट अदर बैंक्स को, है ना। और रेपो रेट क्या है, जब कोई भी बैंक अपना अब एक सिक्योरिटी जो देगा, बोलेगा कि भाई हमको लोन दीजिए RBI, जब हम आपको पैसा लौटाएंगे तब आप हमारा सिक्योरिटी हमको वापस कर देंगे, और एक खास ब्याज दर उसके लिए निर्धारित होता है, उसको बैंक रेट कहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये लोन लिया जाता है, रेपो रेट कहते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बैंक रेट से जो लोन लेता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और रिवर्स रेपो रेट में रिजर्व बैंक दूसरे बैंक से लोन लेती है, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये सब की जानकारी आप लोग सबों को होनी चाहिए। यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई, एक एडजंक्ट के रूप में, योजना और आयोग के संलग्नक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि योजना आयोग के जो सदस्य होते थे उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री यानी यूनियन टेरिटरी के, जो 2 यूनियन टेरिटरी है ना जहाँ पे विधानसभा है, उसके मुख्यमंत्री उसके हिस्सा नहीं होते थे। तो 1952 में इसी उद्देश्य से एडजंक्ट के रूप में इसको जोड़ा गया, और अंतिम मंजूरी जो है पंचवर्षीय योजनाओं को ये राष्ट्रीय विकास परिषद ही देता है ना। तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का वर्ष इस वर्ष घोषित की गई थी। तो आजादी के तुरंत बाद जो है ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आवश्यकता हुई, चूंकि हमारा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था। हम लोग ना तो अमेरिका की तरफ थे ना रूस की तरफ थे, है ना, हम लोग न्यूट्रल थे। ना तो हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहते थे ना समाजवादी अर्थव्यवस्था को। हम लोगों ने दोनों अर्थव्यवस्था के अच्छे मूल्यों को अपनाया था। हमारा देश तो बहुत जर्जर अवस्था में मिला था ना, है ना। हम अब गवर्नमेंट की भी भागीदारी होनी थी इकोनॉमी में, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र भी थे और प्राइवेट सेक्टर्स भी थे, है ना। तो उसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसी जो है 1948 में ही सबसे पहले बनाई गई थी, आजादी के तुरंत बाद। तो पहली औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1948। ये जो 25वां क्वेश्चन है कि पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो था 1956 की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, निजी क्षेत्र का विस्तार, बी, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका, सी, विदेशी निवेश को बढ़ावा, डी, उदारीकरण। है ना, यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर जिसका मालिकाना गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत कमजोर है, हेवी इंडस्ट्री भी नहीं था, तो वहाँ गवर्नमेंट की भूमिका थी। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना ये नीति थी, पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखें कि 1991 की नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। लाइसेंस प्रणाली को सख्त बनाना। बिल्कुल गलत है ना ये, क्योंकि 1991 में जो PV नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उस समय में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी, है ना। आर्थिक उदारीकरण में लाइसेंस प्रणाली को बहुत ही लगभग खत्म ही कर दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, ये भी गलत है, आर्थिक उदारीकरण, और लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीयकरण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आर्थिक उदारीकरण, है ना। 1991 से ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हुई थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 1991 की औद्योगिक नीति में किस क्षेत्र को औद्योगिक लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया? ए, रक्षा, बी, शराब उद्योग, सी, अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र, डी, कोयला और खनन।
तो अधिकांश जो औद्योगिक क्षेत्र था, रक्षा तो गवर्नमेंट, कुछ कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के पास ही रहा, रक्षा उसका में एक है, लेकिन अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण का एक ये शर्त होता है ना, कि अब लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया थी उसको नॉमिनल किया जाए, है ना। उदारीकरण का ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था। 28, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया? तो यहाँ ऑप्शन सी 1991 है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ गया है, तो 1991 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, है ना। तो ये थे हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे, आर के सखनमुनम चेट्टी। यही पहले थे जिन्होंने हमारे देश का पहला जो केंद्रीय बजट है इसको प्रस्तुत किया था, है ना। 31 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है ना। इसका अनुच्छेद 110, बी 112, सी 114, डी 100। इसको याद रखें, अनुच्छेद 112, 112 बिल्कुल याद रखें, केंद्रीय बजट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का वह भाग जिसमें सरकार की दैनिक आय व्यय शामिल होती है कहलाता है पूंजी बजट, राजस्व बजट, घाटा बजट, संतुलित बजट। ये सब बजट के प्रकार है। तो राजस्व बजट, इसका आंसर हो जाएगा राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट, राजस्व बजट। भारत में राजकोष की नीति का निर्धारण कौन करता है? ए आरबीआई, बी नीति आयोग, सी भारत सरकार, डी योजना आयोग। जो राजकोषीय नीति होती है ना, उसका निर्धारण भारत सरकार करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, राजकोषीय नीति का मुख्य उपकरण क्या है ना। उपकरण क्या है? ए ब्याज दर, बी कर एवं सार्वजनिक व्यय, सी सीआरआर, डी एसएलआर। तो राजकोषीय नीति सीआरआर और एसएलआर को कोई लेना देना नहीं है, कर एवं सार्वजनिक व्यय इज राइट आंसर, है ना। बजट घाटा किससे संबंधित है? बजट घाटा राजस्व व्यय अधिक होगा व्यय से, नहीं, बजट घाटा ये नहीं है ना। आय बराबर व्यय नहीं है, व्यय आय से अधिक है, दैट इज राजस्व घाटा, है ना। जब व्यय जो है आय से अधिक हो जाए तो उसे ही बजट घाटा कहेंगे। क्लियर? तो बजट के कंसेप्ट को निश्चित रूप से समझे। बजट कितने प्रकार का होता है, इस पर भी, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखें। 36 क्वेश्चन है, शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की स्थिति को क्या कहा जाता है? ये बिल्कुल मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी किसको कहेंगे? जैसे अचार का बनाने वाले का जो काम है, आम का अचार, तो आम के सीजन में ही है ना, तो बाकी मौसम में वो बेरोजगार हो जाते हैं, मौसमी बेरोजगारी। चक्रीय प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी सब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, प्रच्छन्न भी। अब मान लीजिए कि 1 बीघे खेत में एक परिवार के पास 1 बीघा खेत है, अब पूरे परिवार का आदमी वहां काम कर रहा है, जबकि जरूरत है 3 आदमी का, और लगा हुआ 20 आदमी, तो 17 आदमी जो यूं ही लगे हुए हैं खेती के काम में, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन यहाँ शिक्षित व्यक्तियों के बारे में तो शिक्षित बेरोजगारी, उसके लिए टर्म हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ जैसे यूएनओ तो कहता है डॉलर के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से, लेकिन हमारे देश में जो गरीबी रेखा का निर्धारण है वो कैलोरी के हिसाब से है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। इसका हो जाएगा कैलोरी उपभोग। 38 नंबर क्वेश्चन देखें, तेंदुलकर कमेटी। 38 है, तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है? बेरोजगारी, गरीबी रेखा, जनसंख्या, ये गरीबी रेखा से, पोवर्टी, गरीबी रेखा से तेंदुलकर कमेटी। 39, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम IRDP का पूर्ण
रूप क्या है, फुल फॉर्म बोल रहा है ना। IRDP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही इसका फुल फॉर्म है, बाकी तीन नहीं है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP का फुल फॉर्म। और सेंसस से कुछ क्वेश्चन, जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो लास्ट जनगणना जो है 2011 का, वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ए 64.8, बी 68.1, सी 72.99 और डी 75.6। तो इसका आंसर हो जाएगा 72.99, है ना। देखिए, साक्षर होने का मतलब अक्षर ज्ञान होना, और शिक्षित का मतलब होता है जो मैट्रिक पास है उसको ही शिक्षित माना गया है। हमारे देश का जो आधार है शिक्षित या साक्षर होने का। साक्षर मतलब अक्षर ज्ञान, शिक्षित मतलब मैट्रिक पास, इसको दिमाग में रखेंगे। तो साक्षर 72.99। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखें कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था, है ना। इसका हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या भाई उत्तर प्रदेश में है ना, अभी भी है। क्लियर। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात होगी तो पहले नंबर पर अब बिहार हो गया है, इसको याद रखेंगे आप लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है ना। इसका आंसर हो जाएगा 943। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है गोवा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण, है ना। उत्पाद शुल्क इनडायरेक्ट टैक्स है, सीमा शुल्क इनडायरेक्ट टैक्स है, सेवा सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, आयकर जो है वो डायरेक्ट टैक्स है ना। इनकम टैक्स जो होता है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कब लागू हुआ? तो 2017 ईस्वी में भारत में GST लागू किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत सारे लेयर थे, है ना, सर्विस टैक्स का और सेल टैक्स, उन सबको मर्ज कर दिया गया GST। अब GST लिया जाता है ना। उसमें बहुत लिबरल हो गया गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो 2017 ईस्वी में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। GST परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, सही है, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, वित्त मंत्री और RBI गवर्नर। तो यहां हो जाएगा वित्त मंत्री। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? संपत्ति कर, बी आयकर, सी निगम कर, डी जो है वो GST। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसी को मर्ज किया गया है GST के रूप में। तो यहाँ GST आंसर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 48, कर आधार टैक्स बेस का क्या अर्थ होता है? ए कर की दर, बी कर लगाने की प्रक्रिया, सी जिस पर कर लगाया जाता है, डी कर संग्रह संस्था। यहाँ आंसर हो जाएगा जिस पर कर लगाया जाता है ना। एक्जिम पॉलिसी, एक्जिम पॉलिसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, है ना। तो नाम से स्पष्ट है कि आयात निर्यात, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, IM इंपोर्ट, इसी को एक्जिम पॉलिसी कहते हैं। क्लियर है, आयात निर्यात नीति को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है। भारत की पहली एक्जिम नीति की घोषणा कब की गई थी, है ना। भारत की पहली एक्जिम नीति, एक्जिम पॉलिसी की घटना कब की गई थी? ए 1962, बी 1975, सी 1985, डी 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1992। अब देखिए, विदेशी व्यापार नीति कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? जो विदेशी व्यापार नीति है वो कितने समय के लिए बनाई जाती है? तो 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन सा एक्जिम नीति का उद्देश्य नहीं है? ए निर्यात बढ़ाना,
बी विदेशी मुद्रा अर्जन, सी आत्मनिर्भरता और डी कर वृद्धि। तो कर वृद्धि को कोई मतलब नहीं है एक्जिम पॉलिसी से, है ना। क्वेश्चन 53 देखते हैं कि विदेश व्यापार नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? ए आरबीआई, बी डीजीएफटी, सी सेबी और डी नीति आयोग। डीजीएफटी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 56 आ गया। 56, निम्न में से कौन सा नगदी फसल है? कैश क्रॉप, है ना। गेहूं नहीं, खाद्यान्न ये, बी चावल, सी कपास, डी ज्वार। तो यह कपास जो होगा ये नगदी फसल हो जाएगा, जो जिसका तुरंत मार्केट में सेल किया जाता है ना, इसको कैश क्रॉप कहते हैं, है ना। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। हम लोग नेक्स्ट श्वेत क्रांति, याद है कि क्रांति से भी रिलेटेड इस तरह श्वेत क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, पीली क्रांति हो गया, तो ये सब पूछा जाता है। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है ना, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूध हो जाएगा। नवरत्न दर्जा किसे प्रदान किया जाता है? नवरत्न, है ना। और जो हमारे देश की औद्योगिक नीति है, कुछ उद्योगों को सरकार नवरत्न का दर्जा देती है ना। दर्जा किसे प्रदान किया जाता है? ये ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ उद्योगों को, इंडस्ट्री को हम लोग देते हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कुछ आगे बढ़े। नवरत्न जो दर्जा दिया जाता है उसका मुख्य लाभ क्या है ना। इसका हो जाएगा प्रशासनिक स्वायत्तता। निम्नलिखित में से कौन नवरत्न कंपनी है? ओएनजीसी, ओएनजीसी जो है वो नवरत्न कंपनी के में शामिल किया गया है। नवरत्न का दर्जा पहली बार कब दिया गया था? 1997 में, 1997 इज राइट आंसर। नवरत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का लाभ आवश्यक है? 3 वर्ष, 3 वर्ष का लाभ देखा जाता है इसमें। इसका जो क्राइटेरिया है उसमें 3 वर्ष का लाभ देखा जाता है। फिर 62, 64 देखे। एक्जिम भारत में मौद्रिक नीति एमटीसी द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन 4% और न्यूनतम 2% प्लस माइनस है, अधिकतम 6%। तो इसका ये बी आंसर सही हो जाएगा, है ना। 2016 से ये चीज लागू किया गया है, इसका आंसर बी होगा। पैसा डिजिटल रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आज हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इंडियन इकोनॉमी पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखा और उसका विश्लेषण भी हुआ, है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग तैयारी करें, जम के तैयारी करें और कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखें। रिलेटेड फैक्ट्स अपने आप याद होंगे, है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना एमसीक्यू का, उतना एग्जामिनेशन हॉल में आप सहज रहेंगे। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो निश्चित रूप से हमें बताएं, मैसेज करें और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियोस बने, है ना, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी वीडियोस हैं, वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्जामिनेशन के लिए आप सबों को हमारी शुभकामनाएं हमारे समस्त टीम की तरफ से। बस बहुत ही सहज भाव में एग्जाम देना है, कंसस रहना है, कोई भी दबाव ना ले, फ्री माइंड होके जाए, अपना बेस्ट एफर्ट करें। एग्जामिनेशन हॉल का तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री होके एग्जाम दें और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अपने ऊपर विश्वास रखें। समस्त शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।